हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश शर्मा। आज हम इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करते हैं। टर्की सेज नो टू वार प्रॉफिटिंग। देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो यूक्रेन की प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उन्होंने बख्तियार कंपनी के सीईओ, ये जो बख्तियार कंपनी है ये टर्किश कंपनी है, इनके सीईओ को थैंक्स किया है। क्यों थैंक्स किया है? क्योंकि इस कंपनी के सीईओ ने इनको ड्रोन्स दिए थे। इन ड्रोन्स का यूज़ करके यूक्रेन की आर्मी ने इन ड्रोन्स का यूज़ किया और रशियन ट्रूप्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं वार में कहीं ना कहीं यूक्रेन को प्रॉफिट हुआ है, इसलिए उन्होंने जो बख्तियार कंपनी के जो सीईओ हैं उनको अपने कंट्री में बुलाया और साथ साथ उनको थैंक्स किया। बट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बख्तियार कंपनी के सीईओ को अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया। यानी जो यूक्रेन की कंट्री है उसका जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी इनको दिया। और देखो ये हिस्ट्री में पहली बार चीज़ हुई है कि कोई कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो किसी टर्किश कंपनी के सीईओ को बुलाता है और अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे देता है। तो चलो, जब हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बख्तियार कंपनी के सीईओ को मिल गया तो ऑब्वियसली उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसके जो जो एक जर्नलिस्ट था वहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा कि देखो यार, इंडिया तो डिफेंस का बहुत बड़ा बायर है, तो आप ये जो आपके ड्रोन्स हैं जो बड़े ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं इस वार में, यूक्रेन रशिया वार में, तो क्या आप अपना ये जो डिफेंस का मटेरियल है इंडिया को भी सेल करोगे? तो देखो उन्होंने सीधे ही मना कर दिया कि नहीं। जो बख्तियार कंपनी के जो सीईओ उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया को ये चीज़ सेल नहीं करेंगे। तो उन्होंने उससे रीज़न पूछा तो उन्होंने साफ साफ एक ही रीज़न दिया कि हम जो वार प्रॉफिटिंग है उसको सपोर्ट नहीं करते। अब ये वार प्रॉफिटिंग अब ये वार प्रॉफिटिंग क्या होती है? बेसिकली वार प्रॉफिटिंग का मतलब होता है दोनों कंट्रीज़, मान लो कोई दो कंट्रीज़ किसी इशू में इन्वॉल्व है, किसी फाइट में इन्वॉल्व हैं, तो दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट करना और कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखना। हिस्ट्री में ऐसा किसने किया है? यूएसए ने। देखो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 18th सेंचुरी हो, 19th सेंचुरी हो, उस टाइम जो यूके है, इंग्लैंड है, उसका उसका जो अपर हैंड था पूरी दुनिया के ऊपर, मोस्टली कंट्रीज़ को उसने अपना गुलाम बना के रखा था। बट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अमेरिका है वो सुपर पावर बन के आया। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा वार प्रॉफिट अर्न किया उस पर्टिकुलर वार में। देखो वर्ल्ड वार टू जो थी वो बेसिकली अलाइज और एक्सिस के बीच लड़ी गई थी। एक्सिस की तरफ थे जर्मनी, टर्की और इटली, और अलाइज की तरफ थे यूके, फ्रांस, रशिया। एट द एंड विक्ट्री किसकी हुई? अलाइज की, और एक्सिस वाले हार गए। अब देखा जाए तो अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट अलाइज को ही कर रहा था। बट जब वार प्रॉफिटिंग की बात आ रही तो अमेरिका ने अपना डिफेंस का मटेरियल अलाइज को भी दिया था और एक्सिस को भी दिया था। तो एट द एंड ऑफ दिस वार जो वार का जो ट्रू विक्टर निकल के आया था वो यूएस से ही था। क्योंकि उसने क्या किया? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ वार में, बट इनडायरेक्टली उसने क्या किया? अपना काफ़ी ज़्यादा डिफेंस का मटेरियल अलाइज को भी दिया और एक्सिस को भी दिया, और यहाँ से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इस वार के बाद। ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि अमेरिका क्यों आज एक सुपर पावर है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वार टू में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। और ऐसा नहीं कि अमेरिका आज के टाइम बदल गया, आज के टाइम भी अमेरिका वही कर रहा है। अगर मैं F-16 की बात करूँ जो उसने डिफेंस डील की है, जो उसकी डील हुई है पाकिस्तान के साथ कि वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर भी प्रोवाइड करेगा, अमेरिका पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर भी देगा, साथ साथ F-16 जो पाकिस्तानी जेट हैं उनको भी अपग्रेड करेगा। तो देखो ऐसे तो अमेरिका जो है ऐसे बोलता है कि चाइना के इशू में हम इंडिया के साथ है। इवन अभी एक ही महीने पहले जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है बकलो, वहाँ पे आर्मी एक्सरसाइजेज भी की गई हैं यूएसए आर्मी और इंडियन आर्मी ने मिलके। ठीक है, बट साथ साथ देखो पाकिस्तान के साथ भी डील्स करता रहता है। तो दिस इज़ वार प्रॉफिटिंग कि पाकिस्तान से भी प्रॉफिट लो, इंडिया से भी प्रॉफिट लो। जब दो कंट्रीज़ के बीच इश्यूज़ हैं तो उसका प्रॉफिट अर्न करो। तो ये वार प्रॉफिटिंग काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है। अब देखो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है तो वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज़ होंगे जो इन्वॉल्व होंगे वार प्रॉफिटिंग में। तो मैंने ये पहले बोला है, देखो दिस इज़ ट्रू जियो पॉलिटिक्स। क्या होता है कि इसमें हर कंट्री अपना प्रॉफिट देखता है। पहले भी ऐसा होता आ रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसा ही होगा कि जियो पॉलिटिक्स में जो भी कंट्रीज़ होती हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं और उस हिसाब से किसी कंट्री को सपोर्ट करते रहते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन गुजरात। देखो
सेमीकंडक्टर का जो लार्जेस्ट सप्लायर है वो तो है ताइवान। तो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया की कंपनी है वेदांता, जिसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल अग्रवाल। ठीक है। वेदांता कंपनी ने ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, उसके साथ डील की है। एक डील है, इसमें इस डील का मतलब मेन एम यही है कि उन्होंने एक सेमी कंडक्टर का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना है। इस डील में अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूं तो वेदांता जो इंडिया की कंपनी है उसको 60% प्रॉफिट होगा, और जो फॉक्सकॉन कंपनी है जो ताइवान की है उसको 40% प्रॉफिट होगा। बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट है $20 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है। और ये गुजरात जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे प्रोजेक्ट खुल रहा है। पहले ऐसा बोला गया था कि महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट खुलेगा, बट राइट नाउ ये गुजरात में ये प्रोजेक्ट खुलने वाला है। और ये इसलिए हो रहा है, देखो सेमीकंडक्टर लैपटॉप में भी लगता है, आपके मोबाइल में भी लगता है। तो जो वेदांता की जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने ये बोला है कि मान लो अगर आप 50,000 का कोई लैपटॉप या 50,000 का कोई मोबाइल भी खरीदते हैं, और अगर ये जो हमारा जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये कल को जाके सक्सेसफुल होता है, तो जो आपको लैपटॉप या मोबाइल अभी 50,000 में मिल रहा है, कल को आपको 15 या 20,000 में मिल जाएगा। इसी को बोल रहे हैं मेड इन इंडिया, इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चर इंडिया। तभी तो जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने यही बोला था कि काफ़ी जो जितनी भी कंपनीज थी उनको बोल रहे थे ना मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया। वो क्यों बोल रहे थे? वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंट्री में होती है, मेड इन इंडिया आपकी कंट्री में होता है, तो कहीं ना कहीं जो गुड्स के दाम होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ठीक है, अब तो कंपनीज हमारे देश में आना शुरू होगी, पहले क्यों नहीं आई? द रीज़न इज इंसेंटिव। देखो कोई भी कंट्री आपके देश में तभी आएगी ना जब उसे प्रॉफिट होगा। अगर स्टेट अपना अलग से टैक्स लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से टैक्स लगा रही है, तो उससे तो उसको नुकसान ही होगा, फर्दर उसे टैक्स भी पे करने पड़ेंगे उसको, उससे ओवरऑल नुकसान ही होगा। तो वो आपकी कंट्री में क्यों आएगी? चाइना जो है वो इस चीज़ को पहले से समझ चुका था, इसलिए आज से 20-25 साल पहले उसने काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए थे फॉरेन कंपनीज़ को। इसलिए जो फॉरेन कंपनीज थी वो चाइना में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी थी। बट अब जो गवर्नमेंट चल रही है प्रेजेंट में, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रही है। वो बोल रही है कि आप आओ हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करो, मेड इन इंडिया करो, और साथ साथ में हम स्टेट का सेंटर का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है। आपका टैक्स में भी आपको छूट मिलेगी, आपको रिसोर्सेज भी हम ही प्रोवाइड करके देंगे, मैक्सिमम रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करके देंगे, पर आप आके हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करो। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं सरकार को भी फ़ायदा है, देश को भी फ़ायदा है, और आम इंसान को भी फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी जो चीज़ है वो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, जैसे मान लो लैपटॉप या मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उसके जो दाम है वो कम हो जाएंगे। तो यही मेन था कि अब जो कल को अगर ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ पे खुल जाती है, तो कहीं ना कहीं कल को लैपटॉप और मोबाइल के जो दाम होंगे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि बांग्लादेश ने बीट कर दिया इंडिया और पाकिस्तान को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, हर साल निकालता है, और बेसिकली इसमें टॉप में कौन रहता है? या तो स्विट्ज़रलैंड रहेगा या नॉर्वे रहेगा, इन दो में से ही कोई एक टॉप में रहता है। प्रेजेंटली जो फर्स्ट स्पॉट है वो स्विट्ज़रलैंड ने इस साल हासिल किया। तो अगर मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूँ तो मेनली इसका फोकस रहता है हेल्थ में, एजुकेशन में, क्वालिटी में। मतलब वो देखेंगे कि जिस देश का वो HDI निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं उस देश में, एजुकेशन कैसी है उस देश की, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है उस देश की, लोग खुशहाल जीते हैं या स्ट्रेस में जीते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें देख के ही एक HDI बनता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि अब बांग्लादेश हमसे इतना छोटा है, ठीक है, इकोनॉमी में हमसे कितना पीछे है। हम इकोनॉमी में अब इस टाइम 5th स्पॉट पे आ गए हैं, हमने इकोनॉमी में UK को बीट कर दिया, फिर हम HDI में पीछे कैसे रह गए? उसका देखो मेन रीज़न यही है, कोविड-19 में देखो हॉस्पिटल्स जो थे उसको थोड़ी बहुत फटकार तो लगी है, इसलिए यही रीज़न है कि हम थोड़ा बहुत पीछे चल गए हैं इस रैंकिंग में। अभी अगर मैं रैंकिंग की बात करूं आपके सामने, या आपको दिख रहा होगा चार्ट, तो इंडिया की रैंकिंग 132 है, बांग्लादेश की 129 है, पाकिस्तान की 161 है, श्रीलंका की 73 है, और इस HDI इंडेक्स में सबसे बॉटम में है साउथ सूडान, उसकी रैंकिंग है 191। तो बेसिकली जो होते हैं ये जो 3 पैरामीटर्स हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं कि जिस कंट्री की हेल्थ
फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, जिस कंट्री की एजुकेशन बेटर होगी, जिस कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, वो ही इस टेबल में टॉप करेगी। जापान की मैं बात करूँ तो जापान ने यूएसए को बीट कर दिया इस रैंक में, एसडीए में। जापान की आई थिंक 19th रैंक है। तो बेसिकली हमें, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमें भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल हमें फोकस करना चाहिए कि हम क्या करें कि हमारी कंट्री का जो एचडीआई है वो भी इम्प्रूव हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे प्लीज़ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।